अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर क़यादत मिलकर बैठी और भारत की तरफ से पैदा शुदा ख़तरात का भरपूर मुकाबला करने का अज़्म एक बार फिर दोहराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद भी आज टिल्ला जोगिया में अफवाज पाकिस्तान की मशकें, फ़ौजी मशकें, हैमर स्ट्राइक का मुआयना करने गए और एक बार फिर वादे कर दिया कि पाकिस्तान का रद्द अमल भरपूर होगा और फौरी होगा। जंग के बादल इस खित्ते पे मंडला रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की और उन्होंने तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की एक सजेशन दी। साथ साथ उन्होंने भारत पर यह भी जोर दिया कि वो पाकिस्तान से मिलकर इस मसले का हल निकाले। हम इस वजह से भी ये बात कर रहे हैं जंग के हवाले से क्योंकि वज़ीर इत्तलात अता तारण ने 24 से 36 घंटों तक भारत की तरफ से किसी स्ट्राइक के इम्कान ज़ाहिर किया था। आज हमारे रूबरू भी वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारण होंगे और उनके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान में हम आहंगी बड़ी ज़रूरी है इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए, तो सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राना साहब, ये अब तो जंग के बादल हैं, अब तो जंग के शोलों की लपेट में ये खित्ता आया हुआ है। ये ख़तरनाक सूरत हाल, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक लग रही है आपको? देखें, ये सूरत हाल कोई ऐसी ख़तरनाक नहीं है कि इसमें कोई खौफ ज़दा हुआ जाए या परेशान हुआ जाए। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज, बर्री, बहरी, हवाई, बेहतरीन उनकी क़यादत है, प्रोफेशनल क़यादत है। और हमारी अफ़वाज जो हैं वो यानी दुनिया की जो है वो बेहतरीन अफ़वाज में सर फ़हरिस्त हैं। और हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो यानी एक ऐसा जो है वो जहन और एक ऐसी अप्रोच रखते हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, दुनियावी हवाले से भी और दीनी हवाले से भी। तो इसलिए हमारे पास बेहतरीन फ़ौज है इस वक्त पाकिस्तान के पास, जज्बा है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से हमें अल्लाह ताला ने ये बर वक्त जो है वो हिम्मत दी कि हमने जो है वो एटमी ताकत जो है वो कैपेबिलिटी जो है वो हासिल की। तो इसलिए हमें घबराने और ख़तरे वाली बात तो कोई नहीं है। और मेरा ये ख़्याल है कि शायद मोदी या हिंदुस्तान जो है वो इतनी बड़ी हमाकत ना करे, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला जो है ये उनकी एक हमाकत ही जो है वो बन के रह जाएगा। और इससे यकीनन वो अगर हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे फिर ज़्यादा नुकसान उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपने राना साहब बड़ी अच्छी बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि यहाँ खौफ नहीं है, हमारी फ़ौज है, मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, कैपेबल हैं। लेकिन आप चूँकि एक अवामी रहनुमा हैं, लोगों में रहते हैं, आम लोगों में रहते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम में भी कोई ऐसा मुझे पैनिक ही नहीं नज़र आई, मुझे कोई खौफ नहीं नज़र आया कि लोग कहें गलियों बाज़ारों में हम नहीं जाते, कहीं हमला हो ना जाए। ये पाकिस्तान के अवाम के रवैये पे आप क्या बात करेंगे, क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ये हमारी कौम का ख़ासा है। हम ऐसे मौक़ों पे जो है वो बड़ी दिलेर कौम है और इस ऐसे मौक़ों पे हमारा जज्बा जो है वो शायद ठीक है, जब हम जज्बाती होते हैं तो फिर हम बाज़ औक़ात जो है वो जज्बात में भी बह जाते हैं। लेकिन ये भी हमारी एक सिफ़त है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है वो हम बड़े पुरजोश होते हैं, हम पुरहौसला होते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमें ना कोई ख़तरा है, ना कोई खौफ है। और यकीन है कि हिंदुस्तान ये गलती नहीं दोहराएगा। अगर फिर करेगा तो फिर
उसकी सज़ा भी भुगतेगा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने की गलती करता है, आपने फरमाया सज़ा भी भुगतेगा, हमारे शोध में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते हैं। कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो आपके कायद हैं, उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की। जंग के बादल बाकायदा तौर पर मंडला रहे हैं। मियां साहब वाकई नहीं बात करना चाह रहे या कुछ स्ट्रेटजी है उनके ज़हन में? देखें, वो कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जमात की हुकूमत है और उनकी जमात की हुकूमत को मरकज़ में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीड कर रहे हैं और सबसे बड़े मनसूबे पंजाब में जो है वो मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनका काम है कि बयान दें और उन्होंने दोनों ने न सिर्फ बयान दिए हैं बल्कि इस सिलसिले में वो पूरी अपनी जो कौमी ज़िम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। वैसे मियां साहब वज़ीर आज़म भी रहे 3 बार। जब भी वो आए पावर में, उन्होंने भारत को अमन का पैगाम दिया, भारत के साथ अमन आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब लाहौर में वाजपेयी साहब आए थे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, दोस्ती बस पर बैठकर, उस वक्त भी उन्होंने कश्मीर पे बात की थी कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल निकालेंगे। लेकिन अब आप समझते हैं कि मियां साहब अंदर से मायूस होंगे कि अमन कायम नहीं हो सका, उल्टा नरेंद्र मोदी जंग लेके पाकिस्तान के दरवाजे तक आ गया? नहीं, खैर वो मायूस बिल्कुल नहीं है और ना ही उन्हें किसी किस्म का गिला है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तारीख का हिस्सा है कि जब वाजपेयी साहब तशरीफ़ लाए थे बस पे बैठ के लाहौर और उन्होंने मीनार पाकिस्तान के साए में खड़े होकर जो बात की थी, तो कौन लोग थे उस वक्त जिन्होंने उस जज्बे को, उस हम आहंगी को, उस रवादारी को जो दोनों मुल्क के माबैन पैदा हुई थी, होने जा रही थी और उसमें बड़ी मेहनत थी दोनों तरफ की क़यादत की और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ की, तो कौन लोग थे जिन्होंने उसे सबोताज किया था? कौन लोग थे जिन्होंने उस वक्त हंगामा राई की थी? और जब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ हिंदुस्तान तशरीफ़ ले गए, गालबन नरेंद्र मोदी साहब की हल्फ़े वफ़ादारी थी। जी जी, 2014 में। तो आप याद करें कि उस वक्त यहाँ पे एक मखसूस लॉबी जो है वो क्या फरमा रही थी, क्या कर रही थी। उसके बाद जब एक यानी मर्तबा उनकी जो है वो दावत पे तो नहीं, लेकिन बहरहाल उनके घर तशरीफ़ लाए थे 25 दिसंबर 2015 को। तो उस वक्त कौन लोग थे जो इस बात को जो है वो एक यानी सियासी थ्योरी से जोड़ रहे थे और मियां नवाज शरीफ को गालियां दे रहे थे। नारा भी लगा था ना कि जी वो जो आए हैं इधर तो ये तो इस मुल्क से गद्दारी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी तलख हैं, लेकिन इस मौके पे ऊपर प्राचा साहब इनके ऊपर जो है ना वो बात, मेरा ख्याल है कि कौमी मफाद में यही है कि इनके ऊपर बात ना की जाए। दुरुस्त फरमाया आपने, ये मौका नहीं है क्योंकि जंग के बादल हैं, जंग दरवाजे पे खड़ी है। कौमी इत्तेहाद की बात की जाती है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने नई नहरों पर जो तनाज़ा था वो तो हल कर दिया, लेकिन मुल्क में सियासी तौर पर अभी भी तनाज़ात मौजूद हैं। आपसे ज़्यादा राना साहब कौन इन मसाइल के हल को समझता या इन मसाइल के हल करने की बात और कौन करेगा? देखिए, जो नहरों पे या कैनाल प्रोजेक्ट पे जो तनाज़ा था, मैं फिर वही बात के ये मौका एक यानी नाजुक मौका है, इसके ऊपर हमें कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। पंजाब ने जो है वो एक कदम पीछे आके अपनी बात को नीचा करके, ये बड़ा मुश्किल होता है बाज़ औक़ात कि आप अपनी बात को जो है वो नीचे करें,
तो पंजाब ने जो है वो वज़ीर आज़म ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो है वो मुल्क की सालमियत यकजहती के लिए एक ऐसे मुतालबे को, जो मुतालबा हमारी नज़र में जो है वो कोई जस्टिफाइड नहीं था, सिर्फ एक बात बनाई गई और उसको पोलिटिसाइज़ किया गया, तो उसको भी हमने जो है वो तस्लीम किया है। इससे पहले कालाबाग डैम के मुतालबे को भी इसी तरह से तस्लीम किया और तस्लीम करवाया गया। आज अगर कालाबाग डैम होता तो आपको ना बिजली का बहरान होता और ना ही आपको जो है वो ये पानी के लाले पड़े हुए होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बतौर सियासी जमात भी और मियाँ साहबान ने बतौर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो हमेशा जो है वो कौमी यकजहती को जो है वो तरजीह पे रखा है। बाकी चीज़ों को जो है वो हमेशा उन्होंने इस कौमी यकजहती के मुकाबले में कभी जो है वो तरजीह नहीं दी। तो वो कैनाल का इशू जो है वो ऐसे ही ख़त्म हुआ है कि जो उन्होंने कहा उसको जो है वो तस्लीम कर लिया गया ऑन दी कास्ट ऑफ पंजाब राइट्स। तो बहरहाल हमारा ये जज्बा जो है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरह से बरकरार रहेगा, पाकिस्तान की यकजहती के लिए, फेडरेशन की मजबूती के लिए। अच्छा, मेरा इशारा सियासी तनादे से ये पीटीआई की तरफ है। पीटीआई के लोग कहते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए और उनको किसी मशावरत में बिठाया जाए साथ। हुकूमत क्या सोचती है? नहीं प्रजा साहब, वो ना रिहा होने को तैयार है ना बैठने को तैयार है, तो आप बताएं हम उनका क्या करें? उनका ये जो उनके लीडर्स बार बार यानी हमने तो सुन लें, हमने तो उस वक्त भी उनके साथ बैठने की कोशिश की जब वो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बना रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे। हमने उस वक्त ही उनसे कहा था कि आएँ कौमी मफाद में बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। उसके बाद अब अगर वो अपोजिशन में, हम हुकूमत में, तो हमने तो पीडीएम का जो दौर था 16 माह का, उसमें भी बार बार उनको कहा। अब इसमें भी अभी ये 2-2.5 माह की बात है, वज़ीर आज़म ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस जो है वो उन्हें दावत दी, उनकी मौजूदगी में। अब पूरी अपोजिशन बैठी थी, उसके जवाब में जो उन्होंने कहा वो आपके इल्म में है। तो वो तो ना सियासत करने को तैयार हैं, ना जमहूरी रास्ता अपनाने को तैयार हैं, ना वो किसी के साथ बैठने को तैयार हैं, ना वो किसी की सुनने को तैयार हैं। तो अब उसके बाद आप बताएंगे कि उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं। राना साहब इधर रुकिएगा प्लीज़। नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी तसलसल में मैं जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें बात करूंगा। राना साहब हमारे रूबरू मौजूद हैं। नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। राना साहब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये आपने बड़ी अहम बात की कि वो ना बैठने को तैयार हैं और ना रिहा होने को तैयार हैं। भला कोई चाहेगा कि वो मसलसल जेल में पड़ा रहे? नहीं, देखें, अगर कोई बंदा खुद ही चाहे तो फिर उसका फिर क्या इलाज है? फिर मामला ये है कि ये जितनी भी उनकी मुश्किलात हैं, मैं अब इससे ज़्यादा कोई तफसील में जाके बात नहीं कर सकता। उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनकी खुद अपनी पैदा करदा है, न सिर्फ पैदा करदा है बल्कि उनको बढ़ाने और उनको जो है वो ख़राबी की तरफ ले जाने में भी उनका बड़ा हाथ है। और अगर खुदा न खास्ता ये 2022 में उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना होता तो शायद वो मुल्क को ही डुबो देते, डिफ़ॉल्ट के करीब तो ले गए थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं इनके पेश नज़र हमारी तरफ से तो कोशिश अब भी हुई है। अब भी हम उनको बड़ी मेहनत के साथ जो है वो मुज़ाकराती टीम तक ले आए थे, लेकिन वहाँ पे आके फिर उन्हें पता चला कि ये तो मेरे साथ बैठने को तैयार हो गए हैं, या ये तो टेबल पे बैठने वाली बात कर रहे हैं और ये हम शायद गलती करके हम भी बैठ रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी मीटिंग में कहा कि जी नो मुज़ाकरात, नो मीटिंग।
उन्होंने आके उनकी टीम ने हमें बताया कि जी खान साहब ने हमें कहा है कि बस ये आखिरी मीटिंग है, इसके बाद दोबारा मीटिंग नहीं करनी। राणा साहब, वो एक नॉर्मल हालात था, लेकिन अब तो जंगी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, इट्स एमरजेंसी टाइम। अब हुकूमत कंसीडर करेगी कि चलें इत्तमाम हुज्जत के लिए सही उनको ले आएं, बिठाएं साथ। देखिए, ये इत्माम हुज्जत करने से पहले ये भी तो अंदाज़ा करना होगा ना कि वो आएंगे, वो बैठेंगे। मेरा नहीं ख्याल। देखें, उस आदमी को अपनी ज़ात के अलावा और किसी बात का कोई भार नहीं है। वो मुल्क हो, वो रियासत हो, वो पाकिस्तान हो, वो कोई और सियासी जमात हो, उसका जो आपने देख ही लिया उनकी जो सियासत है, उसमें इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। उसमें अहमियत सिर्फ उनकी अपनी ज़ात की है। वैसे हुकूमत कोई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या मुश्तरका इजलास बुलाने का सोच रही है? आप तो इंटर कोऑर्डिनेशन के मिनिस्टर हैं। जी, इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे गौर ये मसला है, और इसमें उन्होंने दूसरे जो सियासी ज़ोमा हैं उनके साथ उनकी मशावरत का अमल भी जारी है। तो इस पर अगर खुदा ना खास्ता देखिए, अभी तो सिर्फ बातें ही हैं ना, यानी ख़तरा कह लें या एप्रीहेंशन कह लें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ने ये हमाकत इंडिया कर ही बैठा तो फिर यकीनन जो है वो फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस न सिर्फ बुलाई जाएगी बल्कि वो उस वक्त का तकाजा होगा। लेकिन अल्लाह करे कि नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो कोई वो सोच और समझ में रहे और इस किस्म की जो है वो हरकत ना करें। असल में ख़तरे की बात तो खुद आपके काबीना के मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब अता तारड़ साहब ने की थी ना। उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है। तो फिर अगर एक रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं ये बात, तो उस ख़तरे के तनाजुर में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना राना साहब। बहरहाल इस बात की इंफॉर्मेशन कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये बात कही है, इससे मैं अवेयर नहीं हूँ। वैसे तो खैर इस किस्म की बातें तो अब मुसलसल और तसलसल के साथ जो है वो हर बंदा ही कह रहा है, और यानी एक ऐसी सूरत हाल भी है, और इंडिया भी वहाँ पे भी कुछ लोग जो है वो इसी काम पे जो है वो सारा फोकस किए हुए हैं। लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो कैबिनेट की नज़र से तो नहीं गुजरी। ये आपने राना साहब फरमाया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मशावरत कर रहे हैं दूसरे सियासी रहनुमाओं के साथ भी कि APC बुलाई जाए, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। कब तक वैसे बुलाई जा सकती है? ये तो हालात पे जो है वो मुनस्सर है। यानी इस वक्त की सूरत हाल जो है वो यानी तसल्ली बख्श है इस लिहाज से कि हमें यकीन है कि हिंदुस्तान कोई हमाकत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर उसका जवाब उसको उससे बढ़ के मिलेगा। तो अगर सूरत हाल फर्दर जो है वो ख़राब होती है, यानी वो को हरकत कर ही बैठता है, तो फिर ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि हमें फौरी तौर पे जो है सबको बैठाना होगा। सबको मीन फिर PTI भी, महमूद खान अचकज़ई साहब भी, जमात इस्लामी भी, सब का मतलब सब समझें? जी सब, बिल्कुल सबसे मुराद बल्कि ये समझें कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर 2023 को बात कही थी कि इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो इसमें है कि सभी सर जोड़ के बैठें और फैसला करेंगे किस तरह से मुल्क को जो है वो आगे लेके जाना है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर सबको ही सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि अब हमने किस तरह से जो है वो इस सूरत हाल से
ओहदा बरा होना है। मैं फिर गुजारिश करूंगा, सबका मतलब बानी पीटीआई खान साहब भी हैं, क्योंकि पार्टी तो वही हैं, वही खुद ही लीडर हैं अपनी पार्टी के। यानी सबसे मुराद पीटीआई तो है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में भी है। बाकी उसकी नुमाइंदगी के लिए इमरान खान साहब अगर खुद आना चाहें तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं, और अदालत उन्हें इजाज़त दे सकती है, क्योंकि ही इज़ नाउ इन जुडिशल कस्टडी। वो हुकूमत की कस्टडी में नहीं है। हुकूमत किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उन्हें नहीं बुला सकती। वो हुकूमत भी अगर चाहे तो वो उसको भी अदालत में जाना पड़ेगा। तो ही इज़ इन जुडिशल कस्टडी। तो अगर वो आना चाहे तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं और उनको इजाज़त भी मिल सकती है, वरना उनकी पार्टी उनको रिप्रेजेंट करे। वैसे राना साहब, आप ज़ाती तौर पर चाहेंगे कि वो आएँ? पैरोल पे तो रिहाई 1 आध 2-3 दिन की हो सकती है ना? देखिए, वो पैरोल जो है वो बड़ी महदूद टर्म है, और उसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं। किसी को सियासत करवाने के लिए पैरोल नहीं हो सकता। पैरोल तो है वो तो खुदा ना खास्ता जो है वो ऐसी सूरत में होता है कि कोई आदमी कैद हो और उसका कोई करीबी अजीज़ जो फर्स्ट रिलेशनशिप होती है तो उसमें से कोई फौत हो जाए, उसमें बाकायदा ये चीज़ें दर्ज हैं। लेकिन बहरहाल अगर सेंस प्रीवेल करे और वो बैठने और बात करने पे आमादा हों तो मेरा नहीं ख्याल कि बुलाए जाने में भी कोई हर्ज है। अदालत से भी इस बात की इजाज़त ली जा सकती है। देखिए ना, आपने पैरोल की वजाहत भी फरमा दी, आप कानूनदान भी हैं। एमरजेंसी वो भी होती है, लेकिन अगर मुल्की सलामती को ख़तरा हो तो इससे बड़ी एमरजेंसी क्या हो सकती है राना साहब? नहीं, मैं तो इसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी सूरत है, खुदा ना खास्ता अगर मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक होता है तो उसके लिए जो भी अमल करना ज़रूरी हो वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब, मुशीर वज़ीर आज़म और सीनियर सियासतदान। नादरीन, हमारे रूबरू थे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो थ्रेट असेसमेंट है, पाकिस्तान क्या समझता है? वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर यानी सियालकोट तक चढ़ाई करेंगे या फिर वर्किंग बाउंड्रीज पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे? उनके डिज़ाइंस क्या नज़र आते हैं पाकिस्तान को? देखिए, जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया पहलगाम का और पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया, उस गुब्बारे में से हवा निकल गई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि हम अपना दिफा करना जानते हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, मगर अगर इसकी शफाफ तहकीकात करा ली जाए गैर जानिबदार तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये उनका ब्लफ कॉल हो गया ना। अब जब कह दिया कि आपने बगैर सबूत के इल्जाम लगाया है, देखिए वो जो उनकी एक वॉर हिस्टीरिया है बुचर ऑफ गुजरात मोदी का, और जो जंगी जुनून उनके सर पे सवार है, वो पाकिस्तानी खूब जानते हैं इसको कैसे उतारना है। तो हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हम किसी किस्म का भी वो एडवेंचर करते हैं और पहले एडवेंचर्स का हम भरपूर जवाब दे चुके, और वो बखूबी वाकिफ हैं कि पिछले एडवेंचर्स में हमने फैंटास्टिक टी पिलाई थी, इस दफा फैंटास्टिक मार मारेंगे। तो ये जो एक वॉर हिस्टीरिया है, तो हम हर इवेंचुअलिटी के लिए मुकम्मल तौर पे अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि सारे केस में अग्रेसर और प्रोवोकेशन जो है वो भारत के पार्ट पे है। वही अग्रेसर है, वही प्रोवोक कर रहा है। तो हम अपनी सरहद के दिफा के लिए, अपने लोगों के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, और एक भरपूर रिस्पांस देने की सलाहियत हमारी अफवाज पाकिस्तान रखती है। अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रह गया। जो तैयारियां भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर दी, गांव के गांव खाली करवा दिए, फसलें कटवा दी गई, तो फिर हमारी तैयारी, हम मशकें तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी का आप कौम को कैसे बताएंगे, अशोर करेंगे? आप फॉलो कर ही रहे होंगे। जी जी। हमारी बर्री फौज, बहरी फौज, फिजाई फौज मुकम्मल तौर पे
वो मुतहरक और मुकम्मल तौर पे तैयार है किसी भी इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए। और हम मोदी सरकार की तरह अपनी सारी स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया और टीवी पे तो नहीं बताते, मगर रेस्ट अश्योर्ड के एक भरपूर तैयारी है। अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ तो एक ऐसा रिस्पांस आएगा कि इनकी अगली कई नस्लें नहीं भूलेंगी इस रिस्पांस को। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, आप फरमा रहे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि अगर वो कुछ करेंगे तो फिर हमारा रिस्पांस ज़्यादा सख्त होगा। मसलन हम क्या करेंगे सख्त रिस्पांस में? देखिए, लास्ट टाइम इनके 2 जहाज गिराए, इनके पायलट को बकायदा कैप्चर किया, तो जो इस दफा का रिस्पांस है वो पूरी दुनिया देखेगी कि जब एक कौम खड़ी हो जाती है और अपने दिफा को और अमन को अपनी तरजीह रखती है, तो वो फिर किस तरह अपनी गैरत को, अपनी एक कौमी जज्बे को किस तरह प्रोटेक्ट करती है। तो एक ऐसा जवाब होगा कि शायद पिछले तमाम जवाबों को ये भूल जाएं और आइंदा कभी जुर्रत ना करें कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सकें। तो इनका जंगी जुनून खूब हम उतार सकते हैं। दोनों मुल्कों के पास ना सिर्फ एटम बम है बल्कि एप्रोप्रिएट डिलीवरी सिस्टम भी है। मैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ये नहीं है अब के चुविंडा पे टैंक आ जाएंगे सामने या लाहौर के लिए उनकी फोर्सेस मार्च करेंगी, नहर के पार रुक जाएंगी। अभी तो कहीं आप मिसाइल फिक्स कर दें और पाकिस्तान के पास तो टैक्टिकल वेपन्स हैं। ये एलिमेंट कितना बड़ा है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के लिए? देखिए, ऑब्वियसली एक डिटरेंस के तौर पे ये एक एक्ट करता है कि जब दोनों ममालिक एक बराबरी की सतह पे होते हैं। पाकिस्तान के पास सलाहियत और काबिलियत के लिहाज से मोस्ट प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेज है दुनिया की, और एक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है लाइक इंडिया, उनकी वो भी न्यूक्लियर कंट्री है। तो जब ऐसा मामला जब भी आता है, और लास्ट टाइम पुलवामा की बात जब आया तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद वो स्टैंड ऑफ खत्म हो गया था। तो हम अपने दिफा के लिए हमारी तमाम जो अफवाज पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। अता तारड़ साहब, ये फरमाइए, पहलगाम वाक़या के बाद भारत ने एक बयानिया बनाया, आप क्या समझते हैं वो बयानिया कामयाब हुआ फॉल्स फ्लैग के बाद या फिर उसकी सुबकी हुई? मैं समझता हूं कि ये इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, इनका नैरेटिव नहीं चल रहा और ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं और इनका नैरेटिव फेल कर रहा है। और इंडिया के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं इनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो भारत नैरेटिव की जंग तो हार चुका और अब लग ये रहा है कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल नहीं है। अच्छा, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब रीच आउट कर रहे हैं दोस्त ममालिक को। आपने डिप्लोमेसी की बात की, कुछ दोस्त ममालिक ने जब हमारे साथ बात की तो उन्होंने इंडिया के साथ भी बात की। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हिज हाइनेस फैसल बिन फरहान ने इधर भी बात की और डॉक्टर जयशंकर से भी बात की। यूएई के वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने इधर भी बात की, उधर भी बात की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरागची ने इधर भी बात की, उधर भी बात की। इंडियंस क्या कहते हैं हमारे दोस्त ममालिक को? कोई शेयर करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एविडेंस, क्या बात करते हैं? कुछ तो हमें बताया होगा दोस्त ममालिक ने। देखिए, इंडियंस के पास कहने को कुछ भी नहीं है। अगर सबूत होते तो वो ये नैरेटिव की वॉर हार ना रहे होते, वो पाकिस्तानी चैनल्स पे, पाकिस्तानी एंकर्स पे पाबंदी ना लगाते और इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे ना करते। तो इंडियंस के पास तो कहने को कुछ नहीं है और यही वजह है कि बैनुल अक़वामी सतह पे मुख्तलिफ ममालिक ने जो पोजीशन ली है उसमें भारत को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उनको तवक्को थी बाकी ममालिक से। और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट, तुर्की की सपोर्ट और दीगर ममालिक ने भी कहा है कि हम दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे हैं और किसी ने आउटराइटली एक तरफा तौर पे भारत को उस तरह सपोर्ट नहीं दी जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो भाई कि भारत का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ, उसका झूठ जो बेनकाब हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सफारती महाज पे और नैरेटिव डोमेन में कामयाबी दी। ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा पाकिस्तान का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको उन्होंने बंद कर दिया। आपकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जितने भी हैंडल्स हैं सारे उन्होंने बंद कर दिए। तो क्या अपनी पॉपुलेशन से वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं, इंडियन शहरियों से कुछ छुपाना चाह रहे हैं? दुनिया में तो पाबंदी नहीं लगी ना हमारे एंकर्स पे, ना हमारे अकाउंट्स पे, ना ख्वाजा आसिफ साहब के इंस्टाग्राम पे। देखिए, वो चाहते हैं कि उनकी आवाम सच्चाई ना सुने और
हकायक ना सुने, वो उनको अंधेरे में रखना चाहते हैं। एंड मैं उनको कहना चाहता हूं वी डैम केयर, आप ब्लॉक करना करें, हमें कोई परवाह नहीं है। आपका बयानिया मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर कहीं नहीं चल रहा। मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, उनके सीएम्स बात कर रहे हैं, उनके समाजी रहनुमा बात कर रहे हैं, सिख बात कर रहे हैं, मुसलमान बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ये जंग शुरू होने से पहले ही हार चुकी है और अब कोई जवाब नहीं है कि वो किसी किस्म की जारियत करे। और मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह की आवाजों को रोकना वहां पे ये शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है। दोस्त ममालिक की तो आपने बात कर दी, अब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी कल रात बात की वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर खारजा हिंदुस्तान से। अब भारत क्या चाहता है, वो क्या शराइत सामने रख रहा है? कोई अमरीकियों ने आपको कन्वे किया हुकूमत पाकिस्तान को कुछ? अगर भारत का केस इतना मजबूत होता तो वो दुनिया को कोई सबूत पेश करता, कोई ना कोई इसमें आगे मामलात को बढ़ाता। मगर मैं ये समझता हूं जब कहने को कुछ नहीं है तो वो इस वक्त बहुत वीक पोजीशन और बहुत वीक विकेट के ऊपर है। पहले दिन ही पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, खुद ही क्या है। एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर क्यों इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है? रियासत पाकिस्तान क्या सोचती है, इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, टाइमिंग क्या है? जिस तरह पुलवामा के बाद कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था, इसी तरह मैं समझता हूं कि ये सिंध तास मुआहदे के हवाले से कोई इनकी प्री कंसीव नोशन होगी, कोई सोच होगी कि हम इसको मुअत्तल करें, आबी जारियत करें। तो मेरा ख्याल है ये शायद इनके जहन में था, जिसके पीछे ये डिजाइन लगता है और ये अब आहिस्ता आहिस्ता बात वाज़ेह होती जा रही है। अच्छा, आप भी हाफिजाबाद से हैं, एग्रीकल्चर है, ज़राअत है। पंजाब में या सिंध में छोटे खालों पे कत्ल हो जाया करते हैं, तो पूरा पाकिस्तान उसका पानी कैसे कोई बंद कर सकता है तारड़ साहब? ये मुमकिन ही नहीं है। इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस नहीं है। ये पानी रोक ही नहीं सकते हैं। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की अमानत है। उस अमानत में किसी को खयानत नहीं करने देंगे। तो उस पर हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम बड़े क्लियर हैं। तो इस पे बिल्कुल क्लैरिटी है। और ये मैं जैसे कहा कि ये कोशिश जरूर कर सकते हैं, मगर इनके बस की बात नहीं है कि ये पाकिस्तान का पानी रोक लें या डाइवर्ट कर दें। 1965 की वार हो, 1971 की वार हो, कोरगल क्राइसिस हो या और क्राइसिस आए पाकिस्तान इंडिया में, कभी इंडस वाटर ट्रीटी को इन क्वेश्चन नहीं किया गया। अब की बार मोदी सरकार ने क्यों मुअत्तल किया इंडस वाटर ट्रीटी को? देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने ये चाहा कि पानी के जरिए वो एक अपनी एरिया के अंदर एक अपनी हाथ जमाएं और पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। मगर क्योंकि बदनीयत थे और बदनीयती में अपनी मूव थी, तो उनको ये मूव उल्टी पड़ गई है और उनको अब कोई जगह नहीं मिल रही मुंह छुपाने की। तो ये बैकफायर की है मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब, आपने वक्त निकाला। नादरीन, राना सनाउल्लाह खान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचो को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।